हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग म्यूचुअल फंड का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्लासेस उनके लिए है जिन्होंने म्यूचुअल फंड अपना रेगुलर बैच में एक प्रॉपर पूरे फॉर्मेट के साथ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ ऑलरेडी कवर कर लिया है। चाहे आपने मेरे से क्लास लिया हो, चाहे आपने कहीं और से क्लास ली हो, सभी इस लेक्चर को कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन बस यही है कि आपने एक बार जरूर ये चैप्टर पूरा फुल फ्लेश्ड कवर कर लिया हो विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, इस रिवीजन में कोई स्टॉक मार्केट की चीज नहीं कराई जाएगी और न ही कोई क्वेश्चन करवाया जाएगा। यहां पर आपको सुपर फास्ट मैनर में पूरे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज, रिकॉल, रिटेन और रूबरू कराया जाएगा, जिससे आप एग्जाम हॉल में बैठें और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाएं और एग्जाम परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव हो जाए। मेरा ये मानना है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं क्लास में यहाँ पे टेकअप कराऊंगा वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल आप एग्जाम में ये सारे कॉन्सेप्ट्स में से कोई एक जरूर पाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है, जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फंड सबसे पहले क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज के म्यूचुअल फंड है, जैसे बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, जैसे रिलायंस म्यूचुअल फंड, जैसे यूटीआई म्यूचुअल फंड, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। बहुत सारी कंपनीज के म्यूचुअल फंड है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पूल रिसोर्सेज। वो आप लोग सभी से रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, सारे पब्लिक उस पैसे को कंट्रीब्यूट करती है म्यूचुअल फंड कंपनी को। ऑफ वेरियस इन्वेस्टर्स, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। वो क्या करती है, म्यूचुअल फंड क्या करती है, उस पैसों को आगे चलकर इन्वेस्ट करती है। अगर आप पूरे प्रोसेस को समझेंगे, तो अगर ये आपको डायग्राम अगर ध्यान होगा तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाता है इस डायग्राम के साथ। ये डायग्राम में क्या कहा जा रहा है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड कंपनीज। क्लियर है? म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड कंपनीज स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और अदर मार्केट्स में आपके पैसों को इन्वेस्ट करती है। उस पैसों से जो रिटर्न मिलता है, उस पैसे से जो रिटर्न मिलता है वो वापस आपको पास ऑन कर दिया जाता है, पास्ड ऑन टू इन्वेस्टर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, जो भी उसमें खर्चे होते हैं उसको काट के आपको उसको रिटर्न कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है म्यूचुअल फंड कंपनी का। अगेन आई रिपीट, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में, म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज जो रिटर्न प्रोवाइड करती है वो वापस इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अभी तक इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा था इक्विटी मार्केट में, जिसका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है, बॉन्ड मार्केट में, जिसका भी रिवीजन हो चुका है। लेकिन अब ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सवाल ये उठता है कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? तो आपका आ गया एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। आपका आ गया एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहला हो गया प्रोफेशनली मैनेज्ड। ये जो कंपनी होती है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, प्रॉपर इसमें अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत अच्छे एक्सपर्टाइज होल्ड करते हैं, जो आपके पैसों को सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम रिस्क, म्यूचुअल फंड में रिस्क मिनिमम होता है क्योंकि बहुत लोगों का पैसा लगा होता है और अलग अलग जगह पैसा लगता है। एक जगह एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगता है, तो आपका पैसा बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो आपका इस केस में रिस्क भी मिनिमम हो जाता है और रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलता है, रिटर्न के भी चांसेस अच्छे होते हैं। इसमें आपको बहुत तरह की टैक्स बेनिफिट भी मिलती है, बहुत यहाँ पर रेगुलेशंस हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने की प्रेरणा दी जाती है और जहाँ आपको गवर्नमेंट बहुत सारे यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव्स भी देता है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो। और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट कंपनी को पैसे दे सकते हैं। आपकी कंपनी उन पैसों को आगे इन्वेस्ट करेगी और आपके लिए रिटर्न कमा के आपको देगी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हो गए
प्रोफेशनली मैनेज्ड, मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम रिटर्न, टैक्स बेनिफिट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग डीमेट अकाउंट, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ये मेजर एडवांटेजेस मैंने आपको यहां पर बताए हैं। सो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज म्यूचुअल फंड बिजनेस में है, जैसे कि मैंने आपको बताया है यूटीआई म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कंपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस में है। एक बार आपने म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड कर ली, देन आपको स्कीम देखना पड़ेगा, आपको किस स्कीम में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड के किस स्कीम में आप पैसा लगाना चाहते हैं। अलग अलग स्कीम चलती है म्यूचुअल फंड में, कोई बॉन्ड में पैसा लगाता है, कोई इक्विटी में लगाता है, कोई गोल्ड में लगाता है, कोई टैक्स सेविंग पर्पस के लिए होता है, कोई ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाता है, अलग अलग जगह पैसा लगाता है। आपको किस स्कीम में पैसा लगाना है, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके बाद उस कंपनी में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, उसको आप चूज करिए और फिर आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितना पैसा लगाना है, आपको कैसे पैसा लगाना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना करना है। दो तरह का आपको चयन करना पड़ सकता है, एक लमसम इन्वेस्टमेंट और एक एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट होता है वन टाइम, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप 10,000 रुपए आपने वन टाइम लगा दिया और अब आपको आगे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो ये हो गया वन टाइम, इसको लमसम कहते हैं। और एक हो गया एसआईपी, एसआईपी मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ ना कुछ आप पैसा लगा रहे हैं, जैसे 500 रुपए, जैसे 1000 रुपए आप हर महीने लगा रहे हैं, हर क्वार्टर लगा रहे हैं, अलग अलग इसमें भी प्लान होते हैं। तो दो तरह के यहां पर ऑप्शन हो गए, एक लमसम और एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फाइन सर। इस चैप्टर में यूनिट्स और यूनिट्स होल्डर का मतलब क्या होता है आपको पता है। बैलेंस शीट आपने देखा है, आपने बैलेंस शीट बनाया है, ठीक है। नॉर्मल किसी कंपनी का बैलेंस शीट होता है तो यहां क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइन। और इक्विटी शेयर कैपिटल को जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन म्यूचुअल फंड केस में इक्विटी को क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। शेयर्स को क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। यहां पे शेयर्स नहीं कहते, यहां पर यूनिट्स कहा जाता है। बस अंतर यही है कि जिसको इक्विटी शेयर कैपिटल आप कहते थे उसको यहां यूनिट कैपिटल कहा जाएगा, यूनिट कैपिटल कहा जाएगा। और जो ये होल्ड करेंगे उसको यूनिट होल्डर कहा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो म्यूचुअल फंड में आप जब लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको शेयर नहीं मिलता है, आपको यूनिट्स मिलता है। और जो लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, यूनिट होल्डर कहते हैं, शेयर होल्डर नहीं कहते। तो इस चैप्टर में इक्विटी शेयर्स को क्या कहते हैं, यूनिट्स। इस चैप्टर में इक्विटी शेयर्स को कहते हैं यूनिट्स और इक्विटी शेयर होल्डर को कहते हैं यूनिट होल्डर, ठीक है। इसको ध्यान रखने वाली बात है ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं। यहां पर ये सोचते हैं कि आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको शेयर्स मिलता है, नहीं, उसको यूनिट्स कहा जाता है। और जो लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है, यूनिट होल्डर्स। फाइन सर, ये दोनों टर्म आपको काफी यूज होंगे। अब इस चैप्टर में क्या मेजर कैलकुलेट होता है, आपको इक्विटी चैप्टर में मैं क्या कैलकुलेट करवाता था, P0 कैलकुलेट कराता था। आपको मैं बॉन्ड चैप्टर में क्या कैलकुलेट कराता था, B0 करवाता था। इस चैप्टर में मैं आपको क्या कैलकुलेट करवाऊंगा, NAV0, NAV नेट एसेट वैल्यू। इस चैप्टर में मैं आपको NAV कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। NAV नाम से ही पता चल रहा है, नेट एसेट। नेट एसेट मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हो गया NAV पर यूनिट, NAV पर यूनिट। फाइन, टोटल एसेट्स आप निकाल लेंगे, आपको बैलेंस शीट दिया जाएगा, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी आप निकाल लेंगे और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी आप निकाल लेंगे, या दिया हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है, टोटल एसेट्स और टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो भी हमें NAV लेना है वो बुक वैल्यू बेसिस पे लेना है या मार्केट वैल्यू बेसिस पे लेना है। जो NAV हम निकालते हैं, आपको ये भी बता दो कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम की NAV होती है वो हर दिन चेंज होती है, हर समय चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकल कर आया, इसका यह मतलब निकल कर आया
कि म्यूचुअल फंड की जो एनएवी निकालते हैं हम, वो मार्केट वैल्यू बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लैक्चुएट करती रहती है, बुक वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर आपका यहां आ गया एनएवी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। एनएवी हमेशा मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मार्केट वैल्यू नहीं है, अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर हमें बुक वैल्यू से ही काम चलाना होगा। एनएवी हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। वो बात अलग है कि अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो हमें बुक वैल्यू से काम चलाना होगा। फाइन। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट देखेंगे, म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट में यहां पर रहता है यूनिट कैपिटल, ठीक है, यहां पर रहता है एसेट और यहां पर रहता है मेजर एसेट। इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट, जैसे एसबीआई, रिलायंस, मारुति, एक्सिस बैंक, टीवीएस, इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और एसेट साइड में कुछ कैश भी रहेंगे जो इन्वेस्ट नहीं हो पाया। तो ये एक तरह का मैं एक रफ बैलेंस शीट आपको बता रहा हूं। यूनिट कैपिटल होगा, ये यूनिट कैपिटल, फाइन। और ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा हर जगह, और ये आपका कैश होगा। और हो जाएगा तो थोड़ा बहुत लायबिलिटी भी हो जाएगा, एक्रूड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज भी हो सकते हैं। तो ये मेजर आपका बैलेंस शीट है म्यूचुअल फंड का। इस साइड यूनिट कैपिटल होता है और ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इनके जो शेयर प्राइस है, इनकी जो शेयर प्राइस है वो तो हर दिन चेंज होगी। एसबीआई की शेयर प्राइस, रिलायंस की शेयर प्राइस, मारुति की शेयर प्राइस, टीवीएस की शेयर प्राइस, वो तो हर दिन चेंज होगी। सो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब एनएवी जब मैं निकालूंगा, जब मैं एनएवी निकालूंगा एक दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, तो वो एनएवी चेंज होगी, सेम नहीं होगी, क्योंकि मार्केट प्राइस बदलता रहेगा। और मार्केट प्राइस बदलेगा तो यहां की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बदलेगी। हम एनएवी किस बेसिस पे निकालते हैं? हम एनएवी मार्केट वैल्यू बेसिस पे निकालते हैं। फाइन, आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जिसको आपने किया भी होगा, जहां पर आपने एनएवी निकाला है टोटल एसेट्स और माइनस करते हुए टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, नेट एसेट्स, नंबर ऑफ यूनिट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा एनएवी पर यूनिट, एनएवी पर यूनिट। नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तो आएगा एनएवी पर यूनिट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है मार्केट वैल्यू लेंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है फिर हम उसके बुक वैल्यू से ही काम चला लेंगे। फाइन सर। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो इज एक्सपेंसेस इंकर्ड पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज एनएवी। एवरेज एनएवी क्या होता है? ओपनिंग एनएवी प्लस क्लोजिंग एनएवी अपॉन 2। जैसे एवरेज स्टॉक का होता है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, वैसे ही एवरेज एनएवी का इक्वेशन है। एक्सपेंस रेशियो क्या बताता है कि एक कंपनी कितना खर्च कर रही है। जो नॉर्मली कंपनी ज्यादा खर्च करती है उन्हें अच्छा नहीं माना जाता है। सेबी की भी यहां पर रेगुलेशंस होती है, लिमिट होता है, जहां पर एक कंपनी को इस लिमिट के आगे खर्च नहीं करना चाहिए। ये लिमिट आपके म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में दिया गया है, जो भी आप पढ़ते हैं इन इलेक्टिव पेपर एफएससीएम। फाइन सर। सो जो कंपनी ज्यादा एक्सपेंस देगी, सो आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे आप इस चीज को जरूर देखिएगा कि आपकी कंपनी ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही है कंपैरेटिव टू अदर कंपनी, और अगर ज्यादा खर्च कर रही है तो क्यों कर रही है वो भी रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक नॉलेज में होते हैं। आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होकर सारे डिसीजन अच्छे से लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइन। एंट्री लोड, जब भी इन्वेस्टर नई यूनिट्स खरीदता है कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है जिसका नाम होता है एंट्री लोड। हालांकि मैं एक बात बता दूं, आजकल के सिनेरियो में एंट्री लोड बिल्कुल एग्जेम्प्ट हो गया है। आजकल कोई भी कंपनी एंट्री लोड चार्ज नहीं करती है। फाइन सर। मान लीजिए अगर आपके 100 रुपए एनएवी है और 10% एंट्री लोड है, 100 रुपए एनएवी है और 10% एंट्री लोड है, तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर एक यूनिट खरीदने के लिए इन्वेस्टर को कितने रुपए देने होंगे? एक यूनिट खरीदने के लिए
इन्वेस्टर को देने होंगे 110 रुपए, 110 रुपए। फाइन। और इसी को मैं दूसरे तरीके से पूछ सकता हूं, कंपनी को एक यूनिट बेचने से कितने पैसे मिलते हैं? कंपनी जब एक यूनिट बेचती है तो कंपनी को कितने पैसे मिलते हैं? तो आप इसका भी आंसर क्या देंगे? 110। तो इस चीज को दो तरीके से कहा जा सकता है, एक तो इन्वेस्टर क्या पे कर रहा है या कंपनी क्या रिसीव कर रहा है। फाइन। तो आंसर होगा 110। इन्वेस्टर बाई करता है यूनिट्स, कंपनी यूनिट सेल करता है, इन्वेस्टर पे करता है, कंपनी रिसीव करता है। सो ये दोनों एक ही चीज है, क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। आपको आंसर एनएवी ब्रैकेट में 1 प्लस एंट्री लोड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू आपका आएगा एक यूनिट का परचेसिंग प्राइस, जो कि इस क्वेश्चन में आ रहा है 110 रुपए। फाइन सर। इसी तरह से एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड क्या होता है? जब आप कंपनी के यूनिट्स को बेच कर चले जाते हैं तो आपसे कंपनी एक एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, जिसको एग्जिट लोड का नाम दिया गया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में लॉकिंग पीरियड होता है कि आप 3 साल तक इसको बेच नहीं सकते, 5 साल तक बेच नहीं सकते, साल भर तक बेच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने साल भर से पहले ही उसे बेच दिया या 3 साल से पहले ही आपने रिडीम कर लिया, तो आपको एक लोड देना पड़ सकता है, जिसको एग्जिट लोड कहते हैं। मान लीजिए अगर एनएवी 100 रुपए है और एग्जिट लोड 10% है, तो आपको कितना मिलेगा? वैसे तो आपको मिलता 100 रुपए आप यूनिट्स बेचते तो, लेकिन 10% कंपनी आपका एग्जिट लोड में काट लेगा, तो आपको मिलेगा 90 रुपए। आपको कितना मिलेगा? 90 रुपए। इसे भी दो तरह से कहा जा सकता है। जब इन्वेस्टर अपने यूनिट्स को बेचता है तो इन्वेस्टर को क्या मिलता है? 90 रुपए। या इसको ऐसे कहा जा सकता है, जब म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट्स को रीपरचेज करती है, रीपरचेज एक तरह का ही बायबैक हो गया, बायबैक करती है या रीपरचेज करती है, तो इन्वेस्टर को कितना देती है? इन्वेस्टर को देती है 90 रुपए। 10% कम दिया जाएगा यहां पर। तो इस चीज को दो तरह से कहा जा सकता है, अमाउंट रिसीव बाय इन्वेस्टर ऑन सेलिंग 1 यूनिट या अमाउंट पेड बाय कंपनी ऑन रिपर्चेजिंग 1 यूनिट। दोनों का मतलब एक ही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों लाइन का मतलब एक ही है। सो इसका फाइनल आंसर आएगा 90 रुपए। फाइनल आंसर आएगा 90 रुपए। अमाउंट रिसीव बाय इन्वेस्टर, अमाउंट पेड बाय कंपनी। फाइन, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टर सेल करेगा तो इसका मतलब कंपनी रीपरचेज करेगा, कंपनी परचेज करेगा। फाइन सर। क्या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं? यस, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स फ्रैक्शन में इशू किए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को राउंड ऑफ कर देते हैं और इससे उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आंसर शीट्स हैं इंस्टीट्यूट द्वारा चेक किए हुए, जहां पर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, बस उन्होंने डेसिमल फिगर को राउंड ऑफ कर दिया है। सो ये गलत है, आप गलत हैं। इंस्टीट्यूट यहां पे गलत नहीं है, आप यहां पर यूनिट्स को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स भी इशू किए जा सकते हैं फ्रैक्शंस में। आप फ्रैक्शंस को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। आपको जितना यूनिट्स आ रहा है आपको उतना यूनिट्स लेना पड़ेगा, यूनिट्स को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। यहां पर मेरा आंसर आ रहा है 1960.7843 यूनिट्स। कोई भी आंसर आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर आ रहा हो, 1960.7843 यूनिट्स। सो यहां पर बहुत सारे बच्चे 1961 यूनिट्स कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत ट्रीटमेंट है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को राउंड ऑफ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो सर कितने डेसिमल पॉइंट्स तक लेने चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कोई यहां पे लिखा हुआ नहीं है कि आप कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको लेना है, लेकिन कम से कम 4 या 5 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स तो लेने ही चाहिए। मैं एक अलग से एक कोशिश करूंगा आपको इंफॉर्मेशन देने का कि हर एक चैप्टर में कितने कितने डेसिमल पॉइंट से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट के कारण आपका आंसर डिविएट कर जाता है और आपको आंसर नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसे भी देखे गए हैं आंसर शीट्स में, डेसिमल पॉइंट्स को सही से नहीं करने की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं, आपको मार्क्स नहीं मिले हैं। तो
तो यहां पर तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए 1960.7843 यूनिट्स, आप इतना ही रहने दीजिएगा, आप इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में म्यूचुअल फंड में अगर यूनिट्स फ्रैक्शंस में आ रहे हैं तो फ्रैक्शंस में ही रहने दीजिएगा। कैन म्यूचुअल फंड यूनिट्स बी इशूड इन फ्रैक्शंस? यस, इट कैन बी इशूड इन फ्रैक्शंस, इट कैन बी इशूड इन फ्रैक्शंस। किम क्या होता है? व्हाट इज किम? किम का मतलब होता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक प्रकार का ये डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स, प्रोस्पेक्टस आपने सुना होगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आपने सुना होगा। उसी तरह से म्यूचुअल फंड जब आप पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किम कहा जाता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती है स्कीम से रिलेटेड वो सारा यहां पर हाईलाइट किया जाता है। मैं आपको अपने रेगुलर क्लास में आपको की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी दिखाता हूं और उसके बातों को, उसके पॉइंट्स को भी समझाता हूं। फाइन सर। एनएफओ मतलब क्या होता है? न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर, आपने आईपीओ का नाम तो सुना ही होगा। जैसे इक्विटी शेयर इश्यू करती है कोई कंपनी तो उसे आईपीओ कहते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड जब भी कोई यूनिट्स इशू करेगी उसे एनएफओ कहते हैं, न्यू फंड ऑफर, एनएफओ। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एनएफओ की प्राइस, इश्यू प्राइस या स्टार्टिंग एनएवी हमेशा 10 रुपए एज्यूम करना है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें आप बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा कि आप कोई और अजम्पशन ले लिए, 9 रुपए ले लिए, 8 रुपए ले लिए, 15 रुपए ले लिए, 20 रुपए ले लिए। एनएफओ की प्राइस को हमेशा 10 रुपए एज्यूम करना है, स्टार्टिंग एनएवी हमेशा 10 रुपए एज्यूम करना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। फाइन सर। अब यहां पे भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न इक्विटी चैप्टर में पढ़ा था, P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0। जैसे आपने बॉन्ड चैप्टर में पढ़ा था, B1 माइनस B0 प्लस I1 अपॉन B0। उसी तरह से आपको यहां पर होल्डिंग पीरियड रिटर्न म्यूचुअल फंड चैप्टर में भी पढ़ना है। सो यहां पर होल्डिंग पीरियड रिटर्न आता है NAV1 माइनस NAV0, NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड रिसीव्ड प्लस कैपिटल गेन रिसीव्ड अपॉन NAV0। फाइन। सो यहां पर आपको जो भी मिल रहेगा उसे आप रखेंगे न्यूमरेटर में। हमेशा रिटर्न का एक फंडा ध्यान रखेंगे, व्हाट आई रिसीव्ड अपॉन व्हाट आई पेड, व्हाट आई रिसीव्ड अपॉन व्हाट आई पेड। सो यहां पर जो भी रिसीव्ड हो रहा है वो हम ऊपर रख रहे हैं, न्यूमरेटर में रख रहे हैं, NAV1 माइनस NAV0। सो ये आपका हो गया जो आपने यूनिट्स खरीदा है उसकी एप्रिसिएशन। आपको कंपनी डिविडेंड के नाम पे कुछ दे सकती है, आपको कंपनी कैपिटल गेन के नाम पे कुछ दे सकती है। हमें कंपनी जो भी देगी हम रखेंगे ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय NAV0। सो ये आपका हो गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड रिसीव्ड प्लस कैपिटल गेन रिसीव्ड अपॉन NAV0। फाइन सर। फाइन सर। सो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जब भी कंपनी कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी कोई डिस्ट्रीब्यूशन करती है उससे उसकी NAV गिर जाएगी, क्योंकि अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कैश बैलेंस कम होगा, कैश बैलेंस कम होगा तो नेट एसेट कम होगा, नेट एसेट कम होगा तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कम होगा। सो अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग NAV है मान लीजिए 14 रुपीज, अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग NAV है मान लीजिए 14 रुपीज और कंपनी 2 रुपए डिविडेंड देता है, तो अब आप बताइए डिविडेंड देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद कंपनी की NAV कितनी हो जाएगी? NAV हो जाएगी 12 रुपए। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन भी आया हुआ है। एग्जिस्टिंग NAV 14 रुपीज है, म्यूचुअल फंड 2 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सो NAV कितना हो जाएगा? 12 रुपए हो जाएगा। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर म्यूचुअल फंड कंपनी करती है तो उससे उसकी NAV गिरेगी। फाइन। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना होगा। सबसे पहला है इनिशियल एक्सपेंसेस, उसके बाद है रिकरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद है जो रिटर्न इन्वेस्टर डिजायर करता है, और
जो रिटर्न म्यूचुअल फंड अर्न करता है। सो ये चार टर्म्स मैंने अभी आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, डिजायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर एंड रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस चार टर्म में कोई भी एक टर्म आपको मिस कर देगा और आपको वो टर्म निकालना होगा। इनिशियल एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, डिजायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर एंड रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। सो इक्वेशन ये होता है रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिकरिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस। सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू रिटर्न डिजायर्ड बाय इन्वेस्टर। इसको पूरा लॉजिकल तरीके से हमने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लॉजिकल मेथड अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो आप इक्वेशन ध्यान कर लीजिए। इक्वेशन क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिटर्न डिजायर्ड बाय इन्वेस्टर दिस इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिकरिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, रिटर्न डिजायर्ड बाय इन्वेस्टर का रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिकरिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस। फाइन सर। सो म्यूचुअल फंड चैप्टर में बहुत बार कैश बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन की वर्किंग नोट में कैश बैलेंस कैलकुलेट होता है। कैश बैलेंस का आपको फंडा हमेशा ध्यान रखना है। कैश बैलेंस का फंडा ये है, अगर कोई भी चीज आ रहा है, कोई भी चीज इनफ्लो है तो उसे हम ऐड करेंगे, और कोई भी चीज जा रहा है, कोई भी आउटफ्लो है उसको हम डिडक्ट करेंगे कैश बेसिस पे। चाहे वो कोई भी आइटम हो, कैश में सब कुछ आएगा। आप जब भी कैश बैलेंस निकालेंगे, आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, जो आपने इंड एएस में पढ़ा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी आएगा उसे ऐड करेंगे और जो भी जाएगा उसे हम लेस करेंगे, चाहे वो कोई भी आइटम हो। फाइन सर। डिविडेंड पे आउट प्लान। डिविडेंड पे आउट प्लान मतलब क्या होता है, वह प्लान जिसमें कंपनी डिविडेंड इन्वेस्टर को देती है। जिस प्लान में डिविडेंड दिया जाता है उसे डिविडेंड पे आउट प्लान कहते हैं। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोनस प्लान किसे कहते हैं, जिस प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल यूनिट्स इशू किया जाता है, जिस प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल यूनिट्स इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर को, तो उसे हम बोनस प्लान कहते हैं। लाइक बोनस शेयर इन केस ऑफ इक्विटी। सो बोनस प्लान अगर आपने चूज किया है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो इसे हम बोनस प्लान का नाम देते हैं। री इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। री इन्वेस्टमेंट प्लान, अंडर दिस प्लान डिविडेंड डिक्लेयर तो होता है लेकिन पे नहीं होता। इस प्लान के ऊपर बहुत बार एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर तो हो रहा है लेकिन पे नहीं हो रहा है, ये कैसी बात हुई। तो वो जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है जो कि डिक्लेयर हुआ था, उसको वापस कंपनी में ही लगा दिया जाता है, री इन्वेस्ट कर दिया जाता है फॉर परचेजिंग एडिशनल यूनिट्स, और एडिशनल यूनिट्स खरीदने के लिए एट प्रिवेलिंग एनएवी, जो भी उस वक्त एनएवी चल रहा होगा उस पे वापस हम लोग पैसे लगा देते हैं टू परचेज एडिशनल यूनिट्स। सो यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, पे नहीं किया जाता। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, जो अमाउंट निकल कर आया है, उसको हम वापस रीइन्वेस्ट कर देते हैं एडिशनल यूनिट्स परचेज करने के लिए। किस एनएवी पे हम रीइन्वेस्ट करते हैं, जो उस वक्त एनएवी चल रही होती है उस एनएवी पे हम रीइन्वेस्ट कर देते हैं। फाइन सर। ग्रोथ प्लान, ग्रोथ प्लान क्या होता है, इसमें ना कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कोई डिविडेंड रीइन्वेस्ट किया जाता है, ना कोई बोनस यूनिट्स इशू किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंपनी की ग्रोथ होती है एनएवी की, एनएवी ग्रोथ के एक्सटेंट से बढ़ती रहती है। सो एनएवी अगर बढ़ रहा है तब भी आपका ही तो फायदा है। आपने अगर किसी यूनिट्स में पैसा लगाया है, आपने 10 रुपए में पैसा लगाया और आज उसकी एनएवी मान लीजिए 25 रुपए चल रही है, तो वो आपका ही तो फायदा है। अगर कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, वो तो आपको कंपैरिजन करके देखना होगा। इसमें एनएवी अगर बढ़ रही है तो एनएवी बढ़ना भी आपका फायदा ही माना जाता है। याद रखिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हमने क्या इक्वेशन दिया था, एनएवी 1 माइनस एनएवी 0। सो वो भी आपका ही फायदा है।
ठीक है। अंडर दिस प्लान एनएवी इज इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ मेड बाय द कंपनी। इसमें एनएवी को इंक्रीज कर दिया जाता है, एनएवी इंक्रीज हो जाती है, कंपनी की ग्रोथ से एनएवी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसके ऊपर हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जरूर आपने किया होगा। ग्रोथ प्लान वर्सेस बोनस प्लान वर्सेस री इन्वेस्टमेंट प्लान, तीनों प्लान के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है म्यूचुअल फंड में, जिसको आपने जरूर किया होगा, और उसमें हम रिटर्न निकालकर यह देखते हैं कि कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा प्लान अच्छा रिटर्न दे रहा है। फाइन सर, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी एट द एंड ऑफ ईच ईयर व्हेन डिविडेंड अमाउंट इज री इन्वेस्टेड। सो एनएवी को हम लोग हर एक पीरियड वाइज भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको आप प्रॉपरली पहले क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिए, क्वेश्चन को ग्राफ में प्लॉट कर लीजिए, क्वेश्चन के डाटा को लिख लीजिए, और क्वेश्चन आपको हो सकता है पीरियड वाइज एनएवी निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं उसमें आपको एनएवी 1 निकालने बोला, एनएवी 2 निकालने बोल रहा है, एनएवी 3 निकालने बोल रहा है, और एनएवी 0 यहां पर 10 रुपए एज्यूम किया गया है। सो आप देख सकते हैं आपको एनएवी पीरियड वाइज भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड निकालने के लिए बोला जा सकता है। जैसे यहां पर बोला जा रहा है एनएवी 1, एनएवी 2 एंड एनएवी 3, सो वो भी निकल जाएगा। एनएवी का इक्वेशन ध्यान रखेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, और बहुत सारे इक्वेशन ध्यान रखते हुए हम इन सब कैलकुलेशंस को भी कर सकते हैं। फाइन सर, कंप्यूटेशन ऑफ फी पेबल व्हेन बोनस इज लिंक्ड विद परफॉर्मेंस। कभी कभी म्यूचुअल फंड मैनेजर को बोनस भी मिलता है, तो म्यूचुअल फंड को 2 टाइप्स ऑफ कंपनसेशन मिल सकता है। एक बेसिक फिक्स्ड फी सैलरी, एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगा, और एक बोनस मिलेगा। बोनस उन्हीं को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जो अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। ये इंसेंटिव भी कहते हैं, बोनस को इंसेंटिव भी कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को 2 चीजें मिलती है, एक बेसिक फिक्स्ड सैलरी प्लस बोनस, जिसको हम इंसेंटिव भी कहते हैं। बोनस उन्हीं को मिलेगा जो अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। इंडिया के नंबर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजर का नाम बताइए और उनकी सैलरी बताइए अप्रोक्सीमेटली। सो इंडिया के नंबर 1 म्यूचुअल फंड मैनेजर है मिलिंद बारवे, और ही इज बाय प्रोफेशन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनकी सैलरी प्रॉपर सब कुछ लेकर उनकी जो सैलरी बनती है वो बनती है बेसिक प्लस बोनस और इंसेंटिव्स जो भी लेकर उनकी सैलरी बनती है 26 करोड़ रुपीस। So you must be proud that you are following a profession which can give you so much of salary, so much of incentives, so much of scope in your career. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं फाइनेंस एक ऐसा करियर है जिसे आपको जरूर चूज करना चाहिए। फाइनेंस करियर को अगर आपने नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं परखा, और इस जिंदगी को आपने सिर्फ यह सोच के बिता दी कि हमने इस करियर को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, तो आपने बहुत बड़ी एक ऑप्शन, बहुत बड़ी अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज हाथ से गवा दी। तो फाइनेंस एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको देखना है, समझना है, जानना है, पहचानना है। और मिलिंद बारवे जैसे लोग हम लोगों के लिए प्राउड है, हम लोग की गर्व की बात है कि हमारे जैसे प्रोफेशन के लोग इतने अच्छे पोजीशन में जा रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे रोल मॉडल मिलिंद बारवे जी होनी चाहिए, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और हम सबको मोटिवेट किया कि हम भी इसी करियर को चूज करते हुए इतना मुकाम हासिल कर सकते हैं, इस मुकाम को हम मंजिल को पा सकते हैं। फाइन सर, सो क्या होता है जब इन्वेस्टर एक एग्जिस्टिंग स्कीम में पैसा लगाता है? जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाएंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले आपको मिलेगा यूनिट्स। आपको क्या मिलेगा? यूनिट्स मिलेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड की जो नेट एसेट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अगर पैसा दिया है तो कंपनी के पास कैश हो गई, आपकी कंपनी उसको इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट हो गई, कंपनी की नेट एसेट वैल्यू में बढ़ोतरी होगी। जब भी आप कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी की नेट एसेट वैल्यू, जैसे कि बोलते हैं फंड वैल्यू, वो बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ यूनिट्स भी कंपनी के बढ़ेंगे। तो जब भी आप कंपनी को पैसा देते हो, आपको यूनिट्स मिलता है, कंपनी की यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगी और कंपनी की फंड वैल्यू बढ़ेगी। ये 3 चीजें होती है जब भी आप कंपनी में पैसा लगाते हो। फाइन सर,
एक कॉन्सेप्ट और है मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो एज पर सेबी। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि हर म्यूचुअल फंड को एक लिमिट में ही खर्च करना चाहिए। बहुत ज्यादा खर्चीली होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज, सो इस ड्रॉबैक को रोकने के लिए सेबी ने एक लिमिट लगाया हुआ है कि हर कंपनी को इतना % ही खर्च करना चाहिए। क्या होता है अगर कंपनी उससे ज्यादा खर्च कर देती है तो वो कभी भी एनएवी कैलकुलेशन पे फिर नहीं इफेक्ट डालेगा, वो फिर मैनेजमेंट को बियर करना पड़ेगा। वो जो एएमसी हैं, जो उनके जो मेन लोग हैं जो इस फंड को चला रहे हैं, उनको बियर करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स वो बियर नहीं करेगी। मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है कि आप 10 करोड़ तक खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी 11 करोड़ खर्चा कर रही है तो 10 करोड़ तो एनएवी कैलकुलेशन में आएगा, लेकिन जो 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो एनएवी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, वो इन्वेस्टर्स नहीं बियर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी ज्यादा खर्च करेगी, लिमिट से ज्यादा खर्च करेगी, तो उसको कौन बियर करेगा? उसको म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके मैनेजमेंट ही बियर करेंगे। फाइन सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 2.47 खर्च किए, लेकिन जो एक्सपेंसेस एज पर सेबी था वो 2.23 ही अलाउ किया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, उसी को हम टेकअप करेंगे। इनफैक्ट कंपनी 2.47 खर्च कर रहा है, लेकिन हम 2.47 एनएवी की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, हम लेंगे 2.23 जो सेबी ने कहा है। उसी लिमिट को हमें फॉलो करना है और ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई होगी, आपको जस्ट उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है जो मैंने अभी आपको कहा है। फाइन सर, डिविडेंड इक्विलाइजेशन। सो डिविडेंड इक्विलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जहां पर दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। जब भी एक नया इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाता है, जब भी एक नया इन्वेस्टर एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाता है, तो उनको वो सारा फायदा मिलता है जो पुराने जो लोग, जो इन्वेस्टर पहले से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो रिटर्न कमाया था उसमें भी अब उनका हक होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ही नीड्स टू पे सम अमाउंट फॉर इनकम ऑलरेडी अर्न्ड बाय द स्कीम। जो इनकम कंपनी ऑलरेडी कमा रही है उसमें उनको थोड़ा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी नए नए आए हैं। जो पुराने इन्वेस्टर है वो तो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, भैया हम पुराने समय से जुड़े हुए हैं और अब नया लोग आ गया और उसको भी हमारे समय का इनकम दिया जा रहा है। सो जब भी कोई नया इन्वेस्टर एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का पार्ट बनेगा तो उसमें उनको एक चीज और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो इनकम ऑलरेडी अर्न किया गया था उनसे पहले, उसका भी कुछ पार्ट उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन। इसका एक वाइसी वर्सा केस भी है। जब भी एक इन्वेस्टर कंपनी को छोड़कर जाएगा, जब भी एक इन्वेस्टर कंपनी को छोड़ के जाएगा, तो वो कुछ अमाउंट वो भी लेकर जाएगा जो उसका इनकम है, जो अभी तक उसे मिला नहीं है। तो वो कुछ अमाउंट ऑफ इनकम जो ऑलरेडी उनके नाम पे जनरेट किए गए थे जब वो इन्वेस्टर था, तो वो भी वो लेकर जाएगा। सो ही विल रिसीव सम अमाउंट ऑफ इनकम ऑलरेडी अर्न व्हेन ही वाज यूनिट होल्डर। तो एक बार रिपीट करते हैं, जब भी नया इन्वेस्टर आएगा कुछ पैसे देगा, जब भी इन्वेस्टर छोड़कर जाएगा वो कुछ पैसे लेकर जाएगा। किस नाम के पैसे वो एक्स्ट्रा लेकर या देकर जा रहा है? इनकम। जब वो नया आया तो कुछ इनकम ऑलरेडी कंपनी कमा रही होगी, उस पे अब उसका भी हक बन जाएगा क्योंकि वो भी अब यूनिट होल्डर बनने वाला है। तो कुछ पैसा उसको कंट्रीब्यूट करने पड़ेगा उस इनकम का जो अभी तक उसके नाम पर नहीं अर्न किया गया है। और जब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कंपनी को छोड़कर जाएगा तो वो कुछ इनकम लेकर जाएगा जो उस वक्त कमाया गया था जब वो इन्वेस्टर था, जब ही वाज यूनिट होल्डर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिविडेंड इक्विलाइजेशन कहते हैं। और इसके ऊपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जरूर किए होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के लिए। फाइन सर, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब होता है सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो सेंसेक्स और निफ्टी का क्या सिस्टम होता है? जब भी शेयर प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब सेंसेक्स बढ़ रहा है,
या सेंसेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब शेयर प्राइस बढ़ रहा है। हम हमेशा पॉजिटिव रिलेशन मानते हैं सेंसेक्स और शेयर प्राइस को। क्या ऐसा हो सकता है कि रिलायंस जैसी कंपनी गिर रही है लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ रहा है? नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पुटअप करूं तो आप उसका जरूर आंसर दीजिएगा। मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए जब निफ्टी था 10,000 पॉइंट। मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए जब निफ्टी 10,000 पॉइंट था, लेकिन अब निफ्टी हो गया 12,000 पॉइंट। अब निफ्टी लेट से, ये सिर्फ एक काल्पनिक एग्जांपल है, अब हो गया निफ्टी 12,000 पॉइंट। तो अब रिलायंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो आपको वर्किंग नोट में करना होता है। 1000 रुपए रिलायंस की कीमत थी, तब मेरा निफ्टी 10,000 था, 10,000 था, अब निफ्टी मेरा 12,000 है, तो मेरी अब रिलायंस की कीमत कितनी होगी? तो अब होगी 1200 रुपए। तो आपने क्या किया? 1000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 12,000। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, बट अगर सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली इस वर्किंग को यूज कर आप वैल्यू ऑफ रिलायंस निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ रिलायंस शेयर निकाल सकते हैं। फाइन, ये ध्यान रखिएगा। एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। कोई भी एग्जांपल अगर आपको ध्यान आ जाए एग्जाम हॉल में बैठकर तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन बन जाएगा। पूरे 3 घंटे अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए ये पूरे रिविजनरी लेक्चर देखते हुए, तो डेफिनेटली मेरा भी एक अच्छा, मुझे भी प्राउड फील होगा कि आपको मेरी लेक्चर से काफी मदद मिली है और आपको भी तुरंत रिटेन हो जाएगा कि हाँ सर ने ये सारी बातें कही थी और वही सब एग्जाम में आ रहा है। प्लस मेहनत तो आपको अपनी करनी होगी, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फाइन सर, अब आपका होता है 2 तरह के स्कीम्स होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो अच्छे से सुनिएगा। ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज एंडेड क्या होता है, एग्जाम में इसकी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके लिए एग्जाम में एज अ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। फाइन सर, ओपन एंडेड नाम से ही पता चल रहा है, ओपन ये हमेशा खुला रहता है, जब मन है आइए, जब मन है जाइए। ओपन ये हर साल पूरे साल खुला रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है, इसकी सब्सक्रिप्शन हमेशा चालू रहती है। जब मन किया आप इस प्लान में पैसा लगा दीजिए, जब मन किया आप उस प्लान से पैसा विड्रॉ कर लीजिए। क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड मतलब होता है एक बार आपने ले लिया उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। अब अगर आपको बाई सेल करना है तो वो स्टॉक मार्केट में जाके करिए, कंपनी के थ्रू आप बाई और सेल नहीं कर सकते। इसका लॉकिंग पीरियड होता है 3 साल, 5 साल, 1 साल। सो क्लोज एंडेड एक बार जब आपको एक बार इश्यू कर दिया जाता है उसके बाद आप बाई और सेल अगर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में जाके करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो सेल और परचेज हो रहा है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है, कंपनी खुद करवा रही है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है खुद बोल रही है आइए और यूनिट्स ले जाइए। हमेशा ये खुला रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे ही यूनिट्स बेच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे सालों साल खुला रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। यहां पर अगर आपको सेल परचेज करना है तो आप स्टॉक मार्केट में जाकर करिए, ये कभी भी आप निकल सकते हैं, इसमें आप कभी भी निकल सकते हैं। इसमें आप लॉकिंग पीरियड तक नहीं निकल सकते। 3 साल का अगर लॉकिंग पीरियड है तो 3 साल तक आप कंपनी को वापस बेच नहीं सकते, लेकिन इन्वेस्टर अगर बेचना चाहे तो वो स्टॉक मार्केट में बेच सकता है। इन्वेस्टर अगर फिर भी बेचना चाहे, उनको पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो स्टॉक मार्केट में जाकर बेच सकता है। ओपन एंडेड की लिस्टिंग जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग क्यों करेगा जब वो खुद ही बाई सेल कर रहा है कंपनी, तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि यहां पर आपको बाई सेल स्टॉक मार्केट के थ्रू करना है, कंपनी आपको बाई सेल नहीं करवाएगा। इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, ये हमेशा खुला ही रहता है, हमेशा चालू रहता है ये स्कीम, ये कभी बंद नहीं होता है, इसकी मैच्योरिटी नहीं होती है। और इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है 3 साल, 5 साल, 1 साल। कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लिया जाता है और जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो कंपनी वापस रिटर्न कर देता है ये पैसा इन्वेस्टर को, या इसको कन्वर्ट कर देता है ओपन एंडेड में। नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स रहता है क्योंकि यहां पर कंपनी बाई सेल कर ही नहीं रहा है,
तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो इनिशियली जब आईपीओ के टाइम एनएफओ को टाइम दिया गया था वही नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे रहेंगे, और यहां पर तो हर दिन बाई सेल हो रहा है तो यहां कीप्स ऑन चेंजिंग होगा। न्यू यूनिट्स, यहां पर न्यू यूनिट्स ऑफर होते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, यहां पे जब आओ आपको नए यूनिट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नए यूनिट्स ओनली एट द टाइम ऑफ एनएफओ मिलेगा, उसके बाद आप यहां पर नए यूनिट्स नहीं ले सकते। स्कीम जब लॉन्च हुआ था तब अगर आपने ले लिया तो ले लिया, उसके बाद इस स्कीम के यूनिट्स को बंद कर दिया जाता है, फिर और नए इश्यू नहीं किए जाते। सब्सक्रिप्शन, ये थ्रू आउट द ईयर, इसकी सब्सक्रिप्शन थ्रू आउट द ईयर चालू रहती है, जब चाहे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके यूनिट्स को, और इसकी सब्सक्रिप्शन सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ही ओपन रहती है। इसमें जो बाई और सेल होता है वो एनएवी रिलेटेड प्राइस पे बाई और सेल होता है, लेकिन इस पे जो बाई और सेल होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो एनएवी के क्लोज ही रहेगा, बहुत ज्यादा एनएवी से डिविएट नहीं करेगा, लेकिन यहां पर जो बाई सेल होता है वो मार्केट प्राइस पे होगा, और यहां पर जो बाई सेल होगा वो एनएवी प्राइस पे होगा। तो इतने सारे आपने डिफरेंस पढ़े। NAV throughout the year, continuous basis, keeps on changing, no maturity, not required listing, anytime exit, and continuous basis पे आप कंपनी को ही बाय और सेल कर सकते हैं। फाइन सर। ट्रीटमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस, ट्रीटमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस इफ क्लोजिंग कैश बैलेंस इज गिवन while कैलकुलेटिंग NAV। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया होता है, सो उस केस में कैश एक्सपेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोजिंग कैश बैलेंस में कंसीडर कर लिया गया होगा। ठीक है, तो आपको अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है और लिखा हुआ है कुछ खर्चों के बारे में लिखा हुआ है, तो आप उस खर्चों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि उस क्लोजिंग कैश बैलेंस में उस खर्चों को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया होगा। फाइन सर। जैसे लेकिन अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है तो उसको फिर आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कंसीडर करना पड़ेगा। सो अगर मैं कहता हूं सैलरी पेड, सैलरी पेड, तो वो आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोजिंग कैश बैलेंस में उसका इफेक्ट आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये फिर आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश बैलेंस में आएगा नहीं। कैश बैलेंस में तो वही आता है जो एक्चुअल आउटफ्लो और इनफ्लो होता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आपने किसी को पे अभी किया नहीं है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आएगा, फिर वो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस में नहीं आया हुआ होगा। तो दो अलग अलग ट्रीटमेंट हो गए, सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंसेस पेड, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस में आ चुका होगा, उसका कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपका लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज में उसको लिखकर आपको अकॉर्डिंगली एनएवी कैलकुलेट करना होगा। फाइन सर। व्हाट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है? बहुत सारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी को गारंटी देता है कि भैया आपके अगर शेयर, कंपनी का शेयर अगर सब्सक्राइब नहीं होता है तो हम उसको 100% सब्सक्राइब करके देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बदले वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अंडरराइटर एग्रीज टू टेक शेयर्स विच आर नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जो शेयर्स पब्लिक नहीं ली उसको हम लेंगे, आप मत घबराइए, मेरा ये हेडेक रहेगा आपका पूरा शेयर सब्सक्राइब करवाने का। इस सर्विस के बदले वो चार्ज करती है कमीशन फॉर दिस सर्विस। अंडरराइटिंग जो एग्रीमेंट है वो रेगुलेशन सेबी रेगुलेट करता है और इसमें पूरा सेबी का रेगुलेशन चलता है। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है आपको पता चल गया। ये वो फीचर है जहां पर जो मर्चेंट बैंकर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गारंटी देती है कि हम आपके शेयर्स को अंडरराइट पूरा सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है तो हम उसको फुल्ली सब्सक्राइब करवा देंगे, उसके बदले वो एक कुछ कमीशन चार्ज किया जाता है, इसलिए इस कमीशन को हम आउटफ्लो मानेंगे और अकॉर्डिंगली जब एनएवी हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे भी प्रॉपरली हम एडजस्ट करेंगे। फाइन सर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके जब प्रोफेशनल टाइम की वैल्यू होती है, आप अगर किसी को 1 घंटा भी देते हो, 2 घंटे भी देते हो, तो आपकी कुछ वैल्यू होती है, आपके प्रोफेशनल टाइम की कुछ वैल्यू होती है। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका टाइम बचता है।
आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, डेली आपको मार्केट का रेट चेक करने की जरूरत नहीं है, डेली आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट एक प्रोफेशनली मैनेज्ड पर्सन मैनेज कर रहा है, तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम बचता है और उस टाइम को आप कहीं और लगाकर आप कमा सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि आपकी समय की भी वैल्यू है, तो आपका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा, एक बेनिफिट ये होगा जो आपको म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, एक बेनिफिट तो ये होगा जो आपको म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, और दूसरा बेनिफिट प्लस दूसरा बेनिफिट क्या होगा? जब आपका समय बचा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ेगा, आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट मिलेंगे, आप अदर बिजनेस में कंसंट्रेट ज्यादा कर सकेंगे, आप अपने एम्प्लॉयर को ज्यादा समय दे पाएंगे, तो उससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। पहला तो म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न दे रहा है वो तो है ही, प्लस जो आपका टाइम बचा उसकी वजह से जो आपका सैलरी बढ़ा, इनकम बढ़ा, उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में ये दो बेनिफिट हो गई, एक तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिला वो बेनिफिट है ही, प्लस जो मेरा टाइम बचा उसके कारण जो मेरे को सैलरी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, उसको भी हमें कंसीडर कर कर डिसीजन लेना चाहिए जो भी क्वेश्चन में डिसीजन के लिए बोला जा रहा है। फाइन सर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप पीरियोडिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ लमसम। आप हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उस पूरे प्रोसेस को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाएगा। फाइन सर। कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो डिविडेंड रिसीव्ड है वो यूनिट होल्डर उसके ऊपर टैक्स देगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये टैक्सेबल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो डिविडेंड रिसीव होगा देन हमें पूरा डिविडेंड रिसीव नहीं लेना है, फिर हमें उसको पहले टैक्स देना है, देन फिर जो नेट आएगा वही हमारा इनकम होगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें इतना डिविडेंड इनकम हो रहा था, इस क्वेश्चन में हमें इतना डिविडेंड इनकम हो रहा था, लेकिन 30% हमें टैक्स देना पड़ा उस इनकम पे। लेट से उस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 30% टैक्स देना पड़ा, तो नेट फिर हमारे हाथ में कितना आया? 4262.58। तो जब भी टैक्स रेट दिया होगा और यह बोला गया होगा कि इन्वेस्टर उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स देगा, तो उस केस में हम पूरा डिविडेंड इनकम नहीं लेंगे, हम उसमें टैक्स डिडक्ट करके लेंगे। यहां पर 30% टैक्स था, हमने पहले टैक्स डिडक्ट किया एंड देन फिर हमने ये नेट इनकम लिया जो कि आ रहा है 4262.58। फाइन सर। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न ये कुछ भी नहीं है, ये IRR ही है। IRR क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR का इक्वेशन मैंने आपको टीवीएम चैप्टर, इक्विटी चैप्टर में भी समझा दिया है और बॉन्ड चैप्टर में भी समझा दिया है। IRR होता है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो जब भी मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोलेगा, इसका मतलब आपको IRR के बारे में बोल रहा है, आपको IRR निकालना है। फाइन सर। एक और होता है इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट लगता है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। सो यहां पर क्या होगा? यहां पर जो HPR है, HPR मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। हर पीरियड का HPR है, आप हर पीरियड का पहले HPR निकाल लीजिए और इक्वेशन बनेगा 1 प्लस HPR पीरियड 1 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस HPR पीरियड 2 ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से जितने पीरियड का दिया हुआ है उसको पूरा आप इस तरह से अकाउंट कीजिए, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे -1 एंड देन इनटू 100 करेंगे, तो ये आपका टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। इसका पूरा लॉजिक वगैरह मैंने आपको क्लास में समझा दिया है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में 4 पीरियड दिए हुए थे, आपने बिगिनिंग की मार्केट वैल्यू और एंड की मार्केट वैल्यू निकाल ली। बिगिनिंग मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू, बिगिनिंग एंड फाइन आपने निकाल ली और कोई चीज यहां पर नहीं दिया गया है। एक डिपॉजिट हुआ था तो डिपॉजिट से आपने 5 रुपए यहां पर और बढ़ा दिया। यहां भी कुछ डिपॉजिट हुई थी तो आपने 2 रुपए यहां और बढ़ा दिया। यहां 7 रुपए डिपॉजिट हुई थी तो यहां पे 7 रुपए और बढ़ा दिया। तो यहां पर मार्केट वैल्यू बिगिनिंग का आ गया, मार्केट वैल्यू एंड का आ गया।
तो आपने क्या किया, रिटर्न निकाला। सो ये आपके इतने सारे रिटर्न निकल गए, इतने सारे आपके रिटर्न के फिगर निकल गए। आपको कोई एक रिटर्न का फिगर चाहिए, सो आपने यूज किया 1 प्लस HPR1, 1 प्लस HPR2, 1 प्लस HPR3, 1 प्लस HPR4 माइनस 1 इंटू 100। सो आपका आंसर आया 11.43%। 11.43% इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। फाइन, बहुत ही सिंपल है। तो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज एज गुड एज वी आर कैलकुलेटिंग IRR, और यहां पर HPR तो आपने निकाला ही है, बस आप मार्केट वैल्यू आपको बिगिनिंग और एंड का निकालना है विथ फ्यू एडजस्टमेंट्स, एंड देन आपको फाइनली ये इक्वेशन यूज कर आप HPR को यूज करते हुए टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे। फाइन, ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। फाइन सर, एक अपना मीनिंग ऑफ AMC, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये AMC बहुत यूज होता है क्वेश्चन में, ये टर्म बहुत यूज होता है, इसका क्या मतलब है? AMC स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे अगर म्यूचुअल फंड का नाम है एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो उसकी AMC का नाम है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। AMC सारा कुछ संभालती है, सारा म्यूचुअल फंड के ऑपरेशन को संभालती है, एंड AMC इज द रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ म्यूचुअल फंड। ये पूरा रेगुलेटिंग बॉडी है म्यूचुअल फंड का। इट ओवरसीज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजेरियल, ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड। ये सारा कुछ संभालती है म्यूचुअल फंड में। AMC का बहुत रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो पूरे म्यूचुअल फंड में आप पढ़ेंगे आगे चलकर थ्योरी में। अगर आप रेगुलेशंस पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन आपका FSCM चैप्टर में है, जहां पर आप इसके पूरे रेगुलेशंस को पढ़ते हैं इलेक्टिव पेपर FSCM में, ठीक है। तो AMC स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फाइन सर। सो फ्रेंड्स, हमने म्यूचुअल फंड का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। बेसिकली इसमें NAV का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। देन फिर रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट, जहां पर होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला जाता है, एंड देन उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, जो मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट तो जरूर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज चाहिए, सारे नोट्स चाहिए, जो कॉन्सेप्ट का जो मैंने एक 40 बुकलेट बनाया है SFM के ऊपर, बहुत अच्छा है, तो आपको टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। SFM की थ्योरी है जो मैंडेटरी है एग्जाम के लिए, वो जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए अगर आप 100% मार्क्स टारगेट कर रहे हैं SFM में, तो वो थ्योरी के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा, और कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी दिए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे जैसे हर एग्जाम्स का अलग अलग होता है, तो जो एग्जाम्स आपका नियरेस्ट आने वाला है उसका मॉक टेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ग्रुप में पोस्टेड मिलेंगे। आप डेफिनेटली उसे डाउनलोड कर सारे रिसोर्सेज यूज करते हुए आप टारगेट करिए 100% मार्क्स सिक्योर करने का। यस फ्रेंड्स, 100% मार्क्स आप सिक्योर करने का टारगेट रखिए, और अगर आप टारगेट बड़ा रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और याद रखिएगा, आफ्टर क्वालिफिकेशन बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आपको एक्सप्लोर करने हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट्स हैं। सो अगर सपना बड़ा रखेंगे तो पूरा भी होगा, बस आपको सपने देखने हैं और उसको पूरे करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। याद रखिएगा, आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। तो जितना मेहनत है कर लीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कब, और अब अगर मेहनत से पीछे हटेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, समय बिल्कुल भी नहीं है। और आफ्टर CA आप हमेशा ये लगता है कि हम आगे क्या करेंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हैं। जितने भी आप यहां पर इमेजेस देख रहे हैं, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट्स, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमने तो इतना प्रैक्टिकल तरीके से आपको क्लास में पढ़ाया है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो तक आपको मैंने बताया है, एक एक स्कीम के बारे में आपको डिटेल में बताया है म्यूचुअल फंड के बारे में। सो जब मैं इन लोगों को देखता हूं
इतने अच्छे ये रोल मॉडल हैं हमारे लिए, जब ये इतने अच्छा कर सक रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी जरूर कर सकते हैं। आपको भी एक मोटिवेशन होना चाहिए, ये सारे आपके रोल मॉडल्स होने चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप जिस वक्त सोचेंगे नहीं तो आप करेंगे कैसे। याद रखिएगा, जहां चाह है वहीं राह है। सो ये जितने भी आपको लोग नजर आ रहे हैं ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब कॉस्ट मैनेजमेंट्स हैं कुछ, और आप देख सकते हैं ये सारे जो भी लोग हैं उन्होंने करके दिखाया है, वो मुकाम हासिल उन्होंने किया है। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने एक अच्छी फाइनेंस में करियर अपॉर्चुनिटी पाई है, तो आप भी इतना ही अच्छा कर सकते हैं। बस मेरा ये कहना है कि कभी भी डीमोटिवेटेड मत होइए, बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस हैं, बस आपको एक्सप्लोर करना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मेरे पास लिस्ट अनलिमिटेड लिस्ट है जिसको मैं बता सकता हूं, आपके सामने दिखा सकता हूं। ये जितने भी हैं सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एडिशनली अदर कोर्सेज कर रहा है, बट डेफिनेटली एक सीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीएमए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। बी पॉजिटिव, आगे बढ़िए, अच्छा करिए, और जो ये हमने मैराथन लेक्चर्स का इनिशिएटिव लिया है उसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आप साथ साथ पढ़ते भी रहिए और एग्जाम के लिए फोकस करिए। 100% मार्क्स अभी तो फोकस करना है, उसको पहले टारगेट करिए एंड देन फिर आगे की बात हम करेंगे। कोई भी आपका फीडबैक हो, डेफिनेटली आपकी फीडबैक डेफिनेटली हमें इंकरेज करेगी आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करेगी। सो आप इस नंबर पे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, और ऑब्वियस ही बात है आपके जितने भी क्वेरीज हैं हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए 9911442626, और आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है। याद रखिएगा कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो आपको जरूर मंजिल मिलने वाली है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका जरूर अच्छा होने वाला है। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि इसका कोई भी तोड़ नहीं है। जो पॉजिटिव सोचता है वो हर समय उन्नति की सोचेगा, वो हर समय अपना अच्छा करने की सोचेगा, वो हमेशा अच्छा बनेगा, अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, उन्नति करेगा। फाइन सर, 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे।
मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।